हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेसन द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये एक लेसन का नाम है, सॉरी ना। तो इसके बारे में बात करेंगे और उसमें दो बातें हैं। एलिंग प्लैनेट, एलिंग प्लैनेट का मतलब क्या हुआ कि एलिंग दैट इज समवन समथिंग दैट इज सिक, नॉट फिट ना, जो फिट नहीं है, नॉट फिट की बात कर रहा है। तो क्या नॉट फिट है? प्लैनेट। हम यहाँ पर जो प्लैनेट है वो मदर अर्थ की बात कर रहे हैं, वो ये भी ध्यान में रखना है। द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, तो ग्रीन मूवमेंट कोई मूवमेंट चला होगा, उसका रोल क्या है, इसकी बात की गई इस लेसन में। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा तभी एक साथ डाले गए हैं। तो इंट्रोडक्शन में राइटर कहता है कि एक सैड कमेंट्री है। क्या है? एक सैड कमेंट्री है किसका? ऑफ ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट। हमारी धरती का जो पर्यावरण है उसका ग्रेजुअल लॉस हो रहा है ना। ग्रेजुअल जब वर्ड आता है तो होता तो इसे कहते हैं धीरे धीरे, बट इसके साथ एक छुपा हुआ मीनिंग है, समथिंग दैट इज ग्रेजुअल इवन इफ इट इज स्लो, इट इज कंटिन्यूअस। तो धीरे धीरे लेकिन लगातार धरती के पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, उस इकोलॉजी में कमी आ रही है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उसकी लाइफ थी वो घट रही है। खैर आगे, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड, ये चार जरूरी पिलर बताए गए हैं किसी भी प्लेनेट में लाइफ होने के, और हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए और प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को अवॉइड करो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर हम लोग नहीं रोक पाए तो हम एक परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी में चले जाएंगे। ठीक है, तो या तो हम कंटिन्यूस पॉवर्टी में रहें या फिर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकें। तो क्या करना होगा हमारे लिए? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना है ताकि हम पॉवर्टी में ना रहें। ठीक है, एक और चीज़ बताते हैं कि ग्रीन मूवमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है और यही हमारी आखिरी होप है, ये बात इसमें कहते हैं। तो इन्हीं बातों को हमें समझना है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, उनको मैंने इसमें मेंशन किया है। वो बात, सारे पॉइंट्स अगर हम समझ लेंगे तो लेसन में ओवरऑल बातचीत क्या हुई ये हमको मालूम चल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड आपस में इंटर रिलेटेड है कि ये मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट लगभग 35 ईयर एगो शुरू हुआ था। ठीक है, इट स्टार्टेड सम 35 ईयर्स एगो। और कहाँ पे हुआ था? तो इट वाज इन न्यूजीलैंड 1972। तो टाइम भी दिया गया। ये 35 ईयर एगो में जो टाइम 35 है, ये जो आर्टिकल लिखा गया उससे 35 ईयर एगो की बात कर रहा है। ये हमको समझना पड़ेगा ना, ये आज से 35 साल पहले की बात नहीं है। खैर, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इस ग्रीन पार्टी का जो ग्रीन मूवमेंट है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि फॉर्चुनेटली, थैंकफुली, वर्ल्ड है जो उसका नज़रिया बदल रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? वो हॉलिस्टिक अप्रोच की तरफ जा रहा है। तो हॉलिस्टिक ये लगभग अपोजिट है मैकेनिकल का। ठीक है, कहीं कहीं पे अपोजिट नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। हॉलिस्टिक का जो एक मतलब होता है दैट इज ऑफ होल। किसका है? ऑफ होल, पूरे की बात करें। तो जो इंडिविजुअल की बात करेगा वो भी इसका अपोजिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसमें हॉलिस्टिक का माने कि पूरी धरती को एक एलिमेंट माना जाए। इसमें ऐसा नहीं कि ह्यूमन सबसे ऊपर हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अदर लिविंग क्रिएचर्स हैं, देन नॉन लिविंग। ठीक है, फिर उसके बाद आप नॉन लिविंग को डाल दिया। ऐसा नहीं है, ये तो मिट्टी है, पानी है ना, हवा है, इसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। नहीं, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वो इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और इन सब चीज़ों का जो सम्मिलित जो इम्पैक्ट है वही यहाँ पर लाइफ होने के लिए है, माहौल बनाता है। ठीक है, तो ये है। और धरती में इकोलॉजी मेंटेन रहे, ये ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये बात लोग समझने लग गए हैं। पहले लोग खुद को ऊपर मानते थे और इन तरह की किसी चीज़ की इज्जत नहीं करते थे, ऐसा राइटर कह रहा है। फिर कह रहा है अगर नहीं करोगे तो क्या है? द पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ है। कौन? हमारी अर्थ एक ऐसी मरीज है जिसकी हालत लगातार खराब हो रही है ना, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है भी। अब इस ध्यान देने के लिए ज़रूरी चीज़ एक आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को समझना। क्योंकि हम डेवलपमेंट के पीछे पागल होते जा रहे हैं। विकास के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं ना। अभी जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अमेजन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, सब लोग जानते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत वैरायटी ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, एवरीथिंग इज देयर ना। लेकिन उससे वहाँ के ब्राज़ील के लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। लोग किताबों में लिख देते हैं कि दैट अमेजन फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ,
ठीक है। लेकिन उस लंग्स की जो काम है उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता उनके लोगों को, तो उनको लगता कि यार क्या करना है, इस जंगल को काट दूँ, हमारे पास तो बहुत जंगल है, धरती के लिए जंगल कम पड़ेगा लेकिन मेरे लिए कम नहीं पड़ेगा, तो जंगल को काटो, यहाँ पे खेती करो, यहाँ पे कुछ और चीज़ उगाओ, या कुछ हो सकता है कोई मिनरल मिल जाए उसको निकालो ना, धरती तो बचती रहेगी ना, बाकी लोग भी पेड़ लगावें, खाली हमारे यहाँ पहले से पेड़ है तो हमारे यहाँ पेड़ रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो ये क्या है, ये नॉन सस्टेनेबल एफर्ट हो गया। तो यहाँ पर राइटर कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वो है जहाँ पर यू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, आप प्रेजेंट की नीड को पूरा करते हो, लेकिन इस तरीके से करते हो दैट यू विदाउट हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन ना। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल एनर्जी नीड्स का है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट आज है बहुत ज़्यादा, और आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा होगी, चूँकि आज से 10 साल पहले जितनी थी एनर्जी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा आज है, तो उससे 50 साल बाद तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हम अपने रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करें, चाहे फॉसिल फ्यूल बर्न करने का मामला हो तो उसे इस तरह से बर्न करें कि वो लंबे समय तक चलें, और चाहे हमें अल्टरनेट मेथड्स तलाशने हो, सब में हमें ऐसे तरीके अपनाने हैं कि हमारी आज की ज़रूरतें पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को हम हर्ट ना कर रहे हों, वो भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। फिर ये कह रहा है कि इस धरती पे खाली हम अकेले नहीं रह रहे हैं, हमारी तरह ही 1.4 मिलियन स्पीसीज और रहते हैं, 8-10 अरब हम तो स्वयं में हैं, और हमारी तरह कई करोड़ तरह के जीव और रहते हैं, 14 करोड़ के आसपास जीव और हैं, तो उन सब के साथ हम साझा करते हैं धरती को, तो इसको समझना है। फिर कह रहे हैं कि वाई शुड यू शुड नॉट लीव द स्कॉर्च्ड अर्थ। स्कॉर्च्ड मतलब होता है दैट इज बर्न्ड, डिस्ट्रॉयड ना, तो हमें नष्ट की हुई धरती छोड़ के नहीं जानी है, एडवांसिंग डेजर्ट नहीं जाने यहाँ पर, ठीक है। शोषण कर लिया, पूरा एक्सप्लॉइट करके अर्थ को नहीं छोड़ना है, यहाँ पर डेजर्ट नहीं बना देने हैं, रेगिस्तान, क्यों, जो पेड़ काटे दे रहे तो रेगिस्तान बनना ही है। और एलिंग एनवायरनमेंट, सिक एनवायरनमेंट ना, नॉट फिट फॉर सर्वाइवल, नॉट फिट फॉर सर्वाइवल, ऐसा एनवायरनमेंट छोड़ करके नहीं जाना है। तो हमें कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक हेल्दी एनवायरनमेंट छोड़ करके जाना है। कैसे, जहाँ पर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड का एक बैलेंस हो ना। ये 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है धरती के, तो इस बैलेंस को मेंटेन करें और स्ट्रेंथन करें, ये हमारा काम है, ठीक है। और ये न सिर्फ धरती के 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, बल्कि ये बेसिक हैं ग्लोबल इकोनॉमी के भी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी इन्हीं के चारों तरफ चलती है। अगर ये नहीं स्ट्रांग रहेंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं, ये बता रहे हैं आगे कि फिशरीज आर बीइंग रूइंड ना। फिशरीज यहाँ पर जो सिंबल है दैट इज सोर्स ऑफ फूड का है, ध्यान रखिएगा। खाली फिशरीज मतलब फिश के लिए नहीं है, सोर्स ऑफ फूड दुनिया में जितना भी है उस सब को सिंबलाइज करता है कि सोर्स ऑफ फूड है, उनको हम बहुत ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, और उनको बढ़ाने के लिए हम फॉरेस्ट, नेचुरल जो लोकेशंस हैं उन्हें हम डिसिमिटेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड जहाँ भी हम पहुँचते हैं सब डेजर्ट बन जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा इंटरवेंशन इन सब के लिए बहुत नुकसानदायक है। हम सब जगह पहुँच करके वहाँ की नेचुरल जो सेटिंग्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको मैंने बाद में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं इसको समझा दूंगा। आर्टिकल 48 का जिक्र आता है इस स्टोरी में। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक हिस्सा है जिसमें कहते हैं दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव। जो राज्य है उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रयास करें, एंडेवर करे, किसके, प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, क्या, द इन्वायरमेंटल कंडीशन। लेकिन फिर से कहता है कि सच लॉज आर ओनली मेड, ऐसे कानून बने हैं बट नेवर रेस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स्ड, ना इनकी इज्जत की जाती है और ना ही इनको एप्लीकेशन इनका प्रॉपरली होता है ना। हम सब लोग सुनते हैं हरे पेड़ कटते हुए, हम सब ने देखा हुआ है, मना ही सबको है, लेकिन करते हुए भी हम सब ने देखा हुआ है, और कोई कुछ नहीं कर पाता। सब जगह पर पुलिस वाले हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन सब कुछ हो रहा है। यूएनओ कहता है कि दुनिया में लगभग 88 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट को हम क्रिटिकल कंडीशन में कह सकते हैं, मतलब इनका जो डिटेरियोरेशन है, जो इनका लॉस है, वो इतना तेज है कि बहुत बुरी हालत है ना। एक हेल्दी लाइफ का वहाँ पे कोई चांस बचा नहीं है। और फिर इस सब के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो इस लॉस को और बढ़ाएगा, ठीक है। कहते हैं इट इज़ द मेन कॉज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट।
फिर कह रहे हैं कि दैट प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 5.7 बिलियन है, जब लिखा गया तब की बात हो रही है, और हर 4 दिन में लगभग 10 लाख लोग धरती पे पैदा हो जाते हैं, नए लोग ऐड हो जाते हैं। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि जो डेथ होती है, जो माइनस होता है, उसमें उससे ज़्यादा प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। एक पॉइंट और आता है कि हमारे पास जो यहाँ पर राइटर कहता है कि चॉइस है, या तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें, एक ऑप्शन हमारे पास ये है, और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हम एक परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी में डूब जाएं। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम यहाँ चले जाएंगे, अगर हम यहाँ कंट्रोल कर लेंगे तो हम इससे बच जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किए तो ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि एक अनंत काल का ना, लाइफ टाइम, इनफाइनाइट टाइम के लिए, एटर्नल पीरियड के लिए हम लोग गरीबी में ही रहेंगे, फिर हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। और फिर राइटर कहता है कि सर्वाइवल ऑफ पीपल एज वेल एज दी प्लैनेट, दोनों चीज़ें, लोगों का जीवन भी, लोगों का सर्वाइवल भी, और इस प्लैनेट का सर्वाइवल भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल, अपनी इकोलॉजी को प्रिजर्व करना कैसे, कितने अच्छे तरीके से करते हैं। और ये एक ज़रूरी बात है, इसको शायद मैंने पहले डिस्कस भी किया है, दैट वी आर नॉट मास्टर ऑफ अर्थ, हम धरती के मालिक नहीं हैं। वी हैव ओनली लाइफ टेनेंसी, अपना मेरा जितना जीवन है उतने तक के लिए धरती हमें सिर्फ किराए पे मिली है ना, किराए पे हैं, टेनेंसी मीन्स किराएदारी कहते हैं। ठीक है, ये हम इसका मालिक नहीं बन गए हैं, तो हमें इसको समझना होगा। ये फ्रेज बार बार हमने डिस्कस भी किया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, पूर्वजों से ज़मीन हमको नहीं मिली है, हमने अपने बच्चों से उधार ली है, और जब उधार लेते हो उस बारोड मनी को, बारोड आइटम को हमें वापस करना होता है, दैट टू प्रॉपरली ना, जिस कंडीशन में लिया है उसी कंडीशन में, सेम कंडीशन में हमको वापस करना है। तो कैसे होगा, जब हम अर्थ को प्रिजर्व करेंगे ना, वरना हम तो हमेशा कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय ही कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलो जरूरी पॉइंट्स हम फिर से रिवाइज करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया था, अब इसको फिर से देखिएगा, ज़रूरी चीज़ है। हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू है, मैंने इसको डिस्कस किया है, इसको भी देखिए आप। फिर कह रहे हैं कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट है, इंडिया और यहाँ पे वर्ल्ड फॉरेस्ट दोनों को समझिए कि दुनिया में और भारत में पेड़ों का जो जगह है, जो फॉरेस्ट लैंड है, वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, फिर अर्थ का प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम जिसके मैंने बात किया है ना, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, इन पर भी इस क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी हमने चर्चा किया है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए, इसको रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आराम सब कुछ कवर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर आर्टिकल 48, ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका काम है टू मेक द स्टेट अरेंजमेंट्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ दैट कंट्री ना, उस देश की इकोलॉजी को प्रिजर्व करे, उसे प्रोटेक्ट करे। ये पॉइंट जो मैंने छोड़ा हुआ था, इट सेज कि इससे पहले फॉरेस्ट थे, ठीक है, बहुत सारे पेड़ थे, तो उनसे डेवलप हुई लाइफ। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, किसी को हर्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट से जिंदगी बनी, फिर हमारे कारनामे आ गए, बार बार मैं इसको एक ही बनाता हूँ ना, हमारे कारनामे आए, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स आ गए। अरे क्या ही हो रहा है आज। तो ह्यूमन बींग्स आ गए, और ह्यूमन बींग्स अब अपने कारनामे करेंगे और पूरे इस धरती को डेजर्ट में तब्दील कर देंगे। ठीक है ना, फॉरेस्ट ने धरती पे मानव जीवन दिया, और मानव जीवन आकर के इसको बर्बाद कर दिया, और फिर से पूरी धरती रेगिस्तान बदल गई। ठीक है, तो ये है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिए हैं, आप इसको देख लो कैसे लिखा जाएगा बेसिकली। इसलिए जैसे लाइक ग्रीन मूवमेंट क्या है, तो ये क्या है, 1972 में स्टार्ट हुआ था, और ये न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है इसमें। 2 पॉइंट इसमें और हैं। एक ये कि इसका एम क्या है, तो दैट क्रिएटिंग अ हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की तरफ हम संपूर्णता के साथ देखें, हॉलिस्टिक तरीके से, और इसे भी एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना। इसे हम मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमें इसका दोहन करना है, हमें धनी बनना है, हमें और कब्जा करना है, हमें और ताकतवर बनना है। हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन इस पर डिपेंड है, और इसका जीवन हम पे डिपेंड है। तो दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक गया तो दूसरा चला जाएगा। तो धरती का अगर दोहन करेंगे, दैट मीन्स कि हम खुद का भी दोहन कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी जो हमारा इस धरती पे जो मानव जीवन है उसे हम खतरे पर डाल रहे हैं। खैर, नेक्स्ट क्या है, टू मेक पीपल कॉन्शियस, लोगों को जागरूक करना है। किस लिए, स्टॉपिंग फर्दर डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज, कि लोग समझें कि हमें रोकना है, बहुत ज़रूरी है। क्या रोकना, आगे किसी भी तरह का नुकसान, किसमें, प्रकृति का नुकसान या प्राकृतिक तत्वों का नुकसान।
तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो इसके एम को दर्शाते हैं। तो 2 चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ कि व्यू पॉइंट क्या है ना, शिफ्ट क्या, व्यू पॉइंट में क्या शिफ्ट आया हुआ है ह्यूमन के बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन पार्टी, तो क्या है कि मैकेनिस्टिक व्यू से हम लोग अब हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू की तरफ आ गए हैं, ठीक है। और हम दुनिया को मशीन की तरह नहीं बल्कि एक जीव है धरती को एक जीव की तरह हम देख रहे हैं, ठीक है। ये सब मैंने सारी बातें की हैं, आपको सिर्फ मैं कि कैसे आंसर को अप्रोच करना है। हॉलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, तो उसमें क्या है, वर्ड कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन ना। हमें उसमें मैकेनिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड गिव्स अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर। हम उसमें फिर खजानों को देखते हैं, हम उसमें ऑप्शन देखते हैं कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट करके और पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम ऊपर जा सकते हैं, कैसे पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेम करना नहीं सीखते उसमें। तो अब क्या है, एक हॉलिस्टिक व्यू हमको एक कम्प्रहेंसिव पिक्चर प्रेजेंट करता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को हम और स्पीसीज को ऑनर करते हैं, है ना। जैसे गंगा नदी नहीं कि नदी में नाव चला के खाली डूबते सामान ढो, वो मैया है, अगर मैया है दैट इज इट हैज़ इम्पोर्टेंस। तो ये बात इसमें की गई है ना। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, धरती का अपना एक मेटाबॉलिज्म है, जो वही 4 आर्गन जो बताए गए थे ना, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, उनके जरिए फंक्शन करता है। फिर अर्थ का प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, वही चीज़, 4 चीज़ें। प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, इसको देखिए। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन में इसमें उस पॉइंट पे भी आपको तैयार करना होगा जिसमें वो लुसाका जाम्बिया जू की बात कर रहा है ना, जहाँ पे एक आईने के सामने इंसान खड़ा होता है, तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बॉटम पे द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। और लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, फिर भी अगर कुछ होगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेस हम वीडियो ले आएंगे। आप लोग उसको फिर से देखें, अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच, गुड लक।